आज जो पुलिस गांव में जन जागरण करके लोगों को जागरूक करने का काम करती थी, आज वो पुलिस गांव के नौजवानों को गुनहगार बना रही है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसओजी जो बनी है, 17 से लेकर अभी तक जितने भी एसओजी के जो कर्मचारी अधिकारी रहे हैं उनके मोबाइल की जांच होनी चाहिए। जितने भी युवा आज चरस के मामले में या जंगली जानवरों के अवैध शिकार में पकड़े गए हैं, उन नंबरों को ट्रेस किया जाए कि आखिर वो नंबर किसके थे, जो ग्राहक बनकर, कस्टमर बनकर उन युवाओं को जो है दिग्भ्रमित करने का काम जिन्होंने किया। वो फोन करते हैं कि कहते हैं भैया आपके गांव में कुछ चरस तो नहीं है, हम इतने 1000 रुपए किलो खरीद लेंगे। क्योंकि आज पूरा प्रदेश बेरोजगारी में युवा की वो कोई काम नहीं। वो जाता है जंगलों में चरस बनाता है और जांच कौन कर रही है? जिस विभाग के लोगों ने उसकी हत्या की उसी विभाग के लोग कर रहे हैं, जबकि एक मजिस्ट्रेट से जांच होना चाहिए था। थाने के सामने, सीओ के ऑफिस के सामने एक व्यक्ति को, अल्पसंख्यक के व्यक्ति को राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने और उन लोगों ने इतना बुरा मारा कि उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जब मैंने पुलिस को फोन किया कि मैंने कल विधानसभा की कार्रवाई में मैं इस मामले को लाऊंगा, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, इस तरह की जो पुलिस के नाम पर कलंक लग रहा है, सारे पुलिस के अधिकारी गलत नहीं है, सारे पुलिस के जवान गलत नहीं है। इस तरह के जो लोग जिनको दंडित किया जाता है उनको पनिशमेंट के लिए या तो धारचूला मुंशियारी भेज दिया जाता है, या चमोली भेज दिया जाता है, या उत्तरकाशी भेज दिया जाता है। क्या ये पर्वतीय क्षेत्र केवल दंडित और जो इसके दुष्कर्म करने वाले पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी हैं, या सरकारी जो कर्मचारी अपने विभागों में भ्रष्टाचार करते हैं, क्या ऐसे लोगों को ही वहां पर भेजा जाएगा? मैं देख रहा हूं मेरे जिले के एसपी ने नशे में काफी रोक लगाई है। इस पे में बहुत अच्छा काम किया, उसने दंडित कर रहा है, लेकिन उसके कामों को पलेता कौन लगा रहा? पुलिस के जो भ्रष्ट कुछ सिपाही हैं, कुछ अधिकारी हैं, वो एसओजी के नाम पर चले गए और वो कहते हैं कि कप्तान साहब हमने इतना नशा पकड़ लिया। लेकिन क्या कभी पुलिस के अधिकारी ने यह जानने की कोशिश की कि ये पहाड़ का, ये गांव का, दुर्गम क्षेत्र का बच्चा आखिर 5 किलो 6 किलो चरस लेके कैसे आ रहा? इसका कारण क्या है? क्या कभी पुलिस ने यह कार्रवाई की? पुलिस के जो नंबर है जिस पर व्यक्ति पकड़े गए उनको सर्विलांस के माध्यम से उसकी जांच हो कि आखिर इस पर ग्राहक बन के उनको लालच किसने दिया। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात माननीय अध्यक्ष ये है कि मैं चाहता हूं कि एसओजी के उन तमाम जवानों की या उनके अधिकारियों की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए कि आज एक जो वर्षों से कारोबार कर रहा है, उद्यमी है, वो अपना घर नहीं बना पा रहा है। पुलिस का एक जवान जिसको मात्र 33,000 मिलता है, वो आलीशान कोठियों का मालिक है, बड़े बड़े गाड़ियों का मालिक है। आखिर वो पैसा कहां से आ रहा है? कि जौनजीबी के पास एक व्यक्ति अपना छोटा सा एक ढाबा चला के काम करता है। तो मैंने देखा पुलिस भी, सारे लोग एसएसबी उस पर पड़े हैं। मैं पहुंचा, मैंने कहा क्या है मामला? तो उसने कहा मेरे पास 9 पेटी जो है सिगरेट, वो बीड़ी की थी, उसके बिल भी हैं। वो बीड़ी के बंडल पकड़ लिए। पुराने घड़ों के लकड़ियां जो सड़े हुए हैं उसको वन विभाग लेके जा रहा है। मैंने वन विभाग के रेंजर से पूछा, मैंने कहा किस अधिकार से आए? तो बोला ये एसएसबी और जो है पुलिस आए। इन्होंने कहा आप चलो। और जब मैंने सत्यता की जांच की तो सीओ के द्वारा उस व्यक्ति से ये कहा कि तुम नेपाल से आदान प्रदान करते हो, मुझे 2 लाख दो, अन्यथा मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा, ऐसी सजा दिलाऊंगा। और उस बेचारे को फंसा दिया। और कहते हैं, मैंने जब एक बार उसका विरोध किया तो कहते हैं चाइनीज आइटम है। मैंने कहा देश के जो है, जो गुजरात में उतना बड़ा स्टेचू बना 6000 करोड़ का, मैंने कहा वो चाइना से आ रहा। और मैंने कहा यहाँ के लोग अगर सस्ता कोई कंबल नेपाल से लाते हैं तो मैंने कहा तुमको किसने अधिकार दिया ये चाइना का है कहने का? यह है उत्तराखंड के धारचूला विधानसभा सीट से विधायक हरीश धामी। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान हाउस में हरीश धामी ने उत्तराखंड पुलिस के एसओजी टीम की पोल खोल डाली। कांग्रेस विधायक धामी ने कहा कि एसओजी का काम महज लोगों को अपने जाल में फंसाकर मोटी रकम ऐंठना है। इतना ही नहीं, विधायक ने कहा कि एसओजी के इन जवानों की साल 2016 से अब तक मोबाइल नंबरों की भी जांच होनी चाहिए। विधायक धामी ने कुछ पुलिस कर्मियों पर आरोप भी लगाया है। धामी ने कहा कि इतनी कम सैलरी में वह कैसे आलीशान बंगले बना लेते हैं। दोस्तों, हालांकि आप कमेंट्स कर बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई पुलिस ऐसा करती है। चलिए अब आपको सुनाते हैं विधायक धामी का पूरा वीडियो। माननीय अध्यक्ष जी, आपने 310 की सूचना पर मुझे नियम 58 में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं विशेषकर सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ जिले की बात कर रहा हूं और हमारे पुलिस के अधिकारी भी है और सरकार भी। आज जो पुलिस गांव में जन जागरण करके लोगों को जागरूक करने का काम करती थी, आज वो पुलिस गांव के नौजवानों को गुनहगार बना रही है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसओजी जो बनी है,
17 से लेके अभी तक जितने भी एसओजी के जो कर्मचारी अधिकारी रहे हैं उनके मोबाइल की जांच होनी चाहिए। जितने भी युवा आज चरस के मामले में या जंगली जानवरों के अवैध शिकार में पकड़े गए हैं, उन नंबरों को ट्रेस किया जाए कि आखिर वो नंबर किसके थे, जो ग्राहक बनकर, कस्टमर बनकर उन युवाओं को जो है दिग्भ्रमित करने का काम जिन्होंने किया। वो फोन करते हैं कि कहते हैं भैया आपके गांव में कुछ चरस तो नहीं है, हम इतने 1000 रुपए किलो खरीद लेंगे। क्योंकि आज पूरा प्रदेश बेरोजगारी में युवा की वो कोई काम नहीं। वो जाता है जंगलों में चरस बनाता है और वो एडवांस कई लोगों के खाते में पैसा भी डालती है पुलिस, और उसके बाद जब वो नीचे आते तो उनको पकड़ लेते हैं। कुछ सामान वो अपने पास रखते हैं, कुछ उनसे अवैध वसूली करते हैं और उन तमाम युवाओं को जेल में डाल दिया जाता है। विशेषकर पिथौरागढ़ जिले में आप देखिए 50% से ज्यादा युवा ये चरस के मामले में जेल में है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, और हमारे पुलिस के उच्च अधिकारी भी हैं, आप अगर निष्पक्ष जांच करें, उन युवाओं को जो फोन गए उन नंबरों की सर्विलांस जांच करें कि आखिर वो किस नंबर से उनको जो है एक सौदागर बन के उनको जो लालच दिया गया था, तो सारे आपके पुलिस के एसओजी के जवान या एसओजी के जो इंस्पेक्टर हैं उनके निकलेंगे। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष एक सैनिक के पुत्र की हत्या कर दी गई। एक तरफ से सरकार कहती है कि अगर कोई लकड़ी काटेगा तो उसको हम दंड करेंगे, ना कि उसको सजा देंगे। और जिस दिन गैरसैंण में यह प्रस्ताव आया था, उसी दिन मुंशियारी में एक सैनिक के पुत्र की, एकमात्र लड़का था उस परिवार का, जो एक कैंपर की गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी में जो हम लकड़ी के बर्तन बनाते हैं उसके जो गांठ थे वो रखे गए थे। वन विभाग के एक दरोगा ने और एक गार्ड ने और पुलिस के 2 जवान ने इतना उसको मारा कि वो सहन नहीं कर पाया और उसने कूद मार दी और उसकी मृत्यु हो गई। आप खुद वहां पर आईजी थे, मैंने पुलिस का भी साथ दिया, मैंने लोगों से कहा इसकी निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन जांच के रूप में वन विभाग के कर्मचारी को जो है दूसरी जगह रख दिया, पुलिस के कर्मचारी को दूसरी जगह रख दिया। और जांच कौन कर रही है? जिस विभाग के लोगों ने उसकी हत्या की उसी विभाग के लोग कर रहे हैं, जबकि एक मजिस्ट्रेट से जांच होना चाहिए था। और वो भी विशेष जनजाति बरपटिया समाज के एक सैनिक के पुत्र की हत्या हो जाती है और पुलिस प्रशासन उसको जो है एक दिलासा देकर कोई कार्रवाई नहीं करती। मुझे जब मैं क्षेत्र में रहता हूं तो उसकी मां आती है, कहती भैया तुम तो मेरे से एक क्लास पीछे थे, मेरे भाई की तरह हो, मेरा इकलौता बेटा था, मेरे पति ने सैनिक के रूप में देश की सेवा की और इनाम में मेरे बेटे को मृत्युदंड दिया गया। और इस तरह आज आप धारचूला में देख रहे हैं बाहरी व्यक्तियों का, इसीलिए मैंने नरलाई की मांग की। ऐसे लोग रहने के लिए नेपाल में रहते हैं, कारोबार के लिए धारचूला में आते हैं। 2 नाबालिग बच्चियों को आप वो वीडियो देखेंगे, उनको ढंग से ये भी पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। कक्षा 8-9 में पढ़ने वाली बेटियों को बरेली पहुंचा दिया जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती है। जब जनता वहां पर आक्रोशित होती है, जनता सारे दुकानों में तोड़फोड़ करती है, उसके बाद उसको गिरफ्तारी की जाती है। कल रात की घटना है, थाने के सामने, सीओ के ऑफिस के सामने एक व्यक्ति को, अल्पसंख्यक के व्यक्ति को राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने और उन लोगों ने इतना बुरा मारा कि उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जब मैंने पुलिस को फोन किया कि मैंने कल विधानसभा की कार्रवाई में मैं इस मामले को लाऊंगा, आखिर गुनाहगार है, बाहरी व्यक्ति है, अगर उसने गलत किया तो उसको पुलिस दंडित करे, अन्यथा आप लोग कौन होते हैं बाहरी व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति को प्रताड़ना करने वाले, किसी को मारने के लिए? इस तरह की घटनाएं हो रही है। पुलिस की ड्यूटी में, पुलिस की निगरानी में मंच से भाषण दिया जाता है कि अब इनको ठोको, गोली मारो। क्या राजनीतिक दल के लोगों के इस तरह की भाषा होनी चाहिए? वो भी उस धारचूला जैसे क्षेत्र में जहां पे हमेशा आपसी भाईचारा रहा। इस तरह की प्रक्रिया आज हो रही है और मैं विशेषकर मैं सब पुलिस वालों को जो है इसमें गुनाहगार साबित नहीं करता। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि ऐसे लोगों को सीमांत क्षेत्र भेज दो। वास्तव में माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, इस तरह की जो पुलिस के नाम पर कलंक लग रहा है, सारे पुलिस के अधिकारी गलत नहीं है, सारे पुलिस के जवान गलत नहीं है। इस तरह के जो लोग जिनको दंडित किया जाता है उनको पनिशमेंट के लिए या तो धारचूला मुंशियारी भेज दिया जाता है, या चमोली भेज दिया जाता है, या उत्तरकाशी भेज दिया जाता है। क्या यह पर्वतीय क्षेत्र केवल दंडित और जो इसके दुष्कर्म करने वाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं या सरकारी जो कर्मचारी अपने विभागों में भ्रष्टाचार करते हैं, क्या ऐसे लोगों को ही वहां पर भेजा जाएगा? क्या उस क्षेत्र के लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में इसलिए भागीदारी की थी कि उत्तराखंड राज्य अलग बनेगा और जितने भी दोषी दागी होंगे वो हमारे जिले में, हमारे गांव में आएंगे और हम पे तानाशाही करेंगे? इस तरह की प्रवृत्तियां हो रही। सबसे पहले सरकार को अगर सुधारना है तो उन दोषियों को मुख्यालय में बैठाएं और उनको ऐसा दंडित करें कि वो अगली बार इस तरह का गुनाह करने का जो है जज्बा उन पर न हो।
आज मैं देख रहा हूं मेरे जिले के एसपी ने नशे में काफी रोक लगाई है, इस पे में बहुत अच्छा काम किया, उसने दंडित कर रहा है, लेकिन उसके कामों को पलेता कौन लगा रहा है? पुलिस के जो भ्रष्ट कुछ सिपाही हैं, कुछ अधिकारी हैं, वो एसओजी के नाम पर चले गए और वो कहते हैं कि कप्तान साहब हमने इतना नशा पकड़ लिया। लेकिन क्या कभी पुलिस के अधिकारी ने यह जानने की कोशिश की कि ये पहाड़ का, ये गांव का, दुर्गम क्षेत्र का बच्चा आखिर 5 किलो 6 किलो चरस लेके कैसे आ रहा? इसका कारण क्या है? क्या कभी पुलिस ने यह कार्रवाई की कि हम उस गांव में जाएं, जन जागरण अभियान चलाएं और हम युवाओं को बताएं कि आप इस तरह के नशे का कारोबार करोगे तो आपका भविष्य ही खराब नहीं होगा, बल्कि आपके परिवार का भी भविष्य खराब होगा? तो मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, पीठ से ऐसा निर्देशित हो, पहले तो ऐसे दोषी कर्मचारी अधिकारियों को उन जगहों से हटाया जाए। दूसरा, पुलिस के जो नंबर है जिस पर व्यक्ति पकड़े गए, उनको सर्विलांस के माध्यम से उसकी जांच हो कि आखिर इस पर ग्राहक बन के उनको लालच किसने दिया। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात माननीय अध्यक्ष जी ये है कि मैं चाहता हूं कि एसओजी के उन तमाम जवानों के, उनके अधिकारियों की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए कि आज एक जो बरसों से कारोबार कर रहा है, उद्यमी है, वो अपना घर नहीं बना पा रहा है। पुलिस का एक जवान जिसको मात्र 33,000 मिलता है, वो आलीशान कोठियों का मालिक है, बड़े बड़े गाड़ियों का मालिक है। आखिर वो पैसा कहां से आ रहा? अभी हमारे तमाम साथियों ने कहा कि भ्रष्टाचार आगे बढ़ रहा। वास्तव में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, एक व्यक्ति से नहीं रुकेगा। जब सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, ऐसे दंडित जो है, ऐसे दुष्कर्मी व्यक्तियों को दंडित करने का काम करेगा, तभी आगे बढ़ेगा। मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं। 26 तारीख की बात है, दिसंबर, मैंने देखा कि जौनजीबी के पास एक व्यक्ति अपना छोटा सा एक ढाबा चला के काम करता है। तो मैंने देखा पुलिस भी, सारे लोग एसएसबी उस पर पड़े हैं। मैं पहुंचा, मैंने कहा क्या है मामला? तो उसने कहा मेरे पास 9 पेटी जो है सिगरेट, वो बीड़ी की थी, उसके बिल भी हैं। वो बीड़ी के बंडल पकड़ लिए। पुराने घड़ों के लकड़ियां जो सड़े हुए हैं, उसको वन विभाग लेके जा रहा है। मैंने वन विभाग के रेंजर से पूछा, मैंने कहा किस अधिकार से आए? तो बोला एसएसबी और जो है पुलिस आए। इन्होंने कहा आप चलो। मैंने वहीं से डीएफओ से कहा, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। और जब मैंने सत्यता की जांच की तो सीओ के द्वारा उस व्यक्ति से ये कहा कि तुम नेपाल से आदान प्रदान करते हो, मुझे 2 लाख दो, अन्यथा मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा, ऐसी सजा दिलाऊंगा। और उस बेचारे को फंसा दिया। और दूसरे दिन उस बेचारे को, जिसकी 7 साल से कम की सजा थाने से जमानत होती है, उसको न्यायालय भेजा गया। जब मैंने एसओ से कहा कि अगर इसकी जमानत थाने से नहीं होगी तो मैंने कहा मैं वहीं आऊंगा, तब जाके उसकी वहां पर जमानत की जाती। और आज सीमाओं में जो हमारा नेपाल और भारत का एक मैत्रिक संबंध है, मैं देखता हूं हमारा एसएसबी, जिनको हम कहते हैं हमारे सीमाओं के सुरक्षा कर्मी हैं, वो चेकिंग के नाम पे अगर कोई नेपाल से एक सामान, एक टी शर्ट या कोई कंबल लाता है तो उसको भी प्रताड़ना कर रहे, बोलते आप नहीं ला सकते। क्या वो काम उनका है? जबकि वो काम कस्टम का है। और नेपाल और भारत का तो व्यापार खुला है, उस पर कोई ऐसा प्रतिबंधित नहीं है। और कहते हैं, मैंने जब एक बार उसका विरोध किया तो कहते हैं चाइनीज आइटम है। मैंने कहा देश के जो है, जो गुजरात में उतना बड़ा स्टेचू बना 6,000 करोड़ का, मैंने कहा वो चाइना से आ रहा। और मैंने कहा यहाँ के लोग अगर सस्ता कोई कंबल नेपाल से लाते हैं तो मैंने कहा तुमको किसने अधिकार दिया ये चाइना का है कहने का? आज अगर सीमाओं में अब दोनों देशों के अगर आपस के संबंध खराब हो रहे हैं तो हमारे इन लोगों के कारण हो रहे हैं। मैंने कई बार जिलाधिकारी से कहा, मैंने वहां के एसडीएम से कहा, उनके सीओ से कहा कि भैया आप सीमांत के जो है बॉर्डर एरिया में जिस तरह की गतिविधियां हो रही उसको सुधारिए। और एक पिछले बार की बात है, एक युवा को 3 बार उसकी गाड़ी में चेकिंग होती है, चौथी बार में उसकी गाड़ी में जो है 800 ग्राम चरस निकलता है। क्या ये काम एसएसबी का है? और जब हमने जानकारी की, पूरे क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया तो पता चला कि एसएसबी के लोगों ने उसको जानबूझ के फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में रखी गई। तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये मानना है, कंक्लूड करें, सीमांत क्षेत्रों में इस तरह के जो दोषी व्यक्ति हैं उनको पहले हटाया जाए। और एक चीज सदन से मैं मांग करता हूं कि जितने भी युवाओं को फंसाया गया है, उन पे जो कॉल आए हैं, जिस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर तहत उनको जेल डाले गए हैं, जिन युवाओं का भविष्य खराब किया गया, उसकी जांच हो कि आखिर उस नंबर से किसने फोन किया, कौन ग्राहक बन के गया, क्यों इस युवा ने जो है इस जघन्य अपराध को करने का काम किया। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आज सदन की समस्त कार्रवाई रोकने की मांग करता हूं और अपने तमाम साथियों के साथ अपने को संबद्ध करते हुए इस लोक महत्व के प्रश्न में 310 की जो है चर्चा की मांग करता हूं।